हमारा जो है वो टॉपिक है आज प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन का। प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन में क्या एस्पेक्ट्स हैं हम ये देखेंगे आज। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं कि प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। अगर आपको प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन का देखना है तो पहले हमें एक कॉन्सेप्ट देखना होगा। कॉन्सेप्ट का नाम है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप्स का नाम सुना होगा आपने, बहुत दफ़ा जिक्र आता रहता है कि इसको स्टीरियोटाइप ना किया जाए। तो स्टीरियोटाइप होता क्या है, स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, और फिर हम उसमें हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती हैं उसके बाद वो कौन सी फीलिंग्स होती हैं। स्टेरियोटाइप्स जो हैं उसका मतलब है कि वो बिलीव्स वो हमारे दिमाग में जो आइडियाज़ हैं, जो हमारे अकीदे हैं या हमारे ऐसी फ़िलासफ़ी है, हमारी फ़िलासफ़ी है जिसमें हमने कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को किसी ख़ास ग्रुप के साथ जो है वो अटैच किया हुआ है। कोई सर्टन ट्रेट्स होती हैं, सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जब हम किसी ग्रुप को दिमाग में सोचते हैं तो उसके बारे में हम उस कैरेक्टरिस्टिक के साथ उसको अटैच कर देते हैं, और ज़्यादातर जब हम स्टीरियोटाइपिंग कर रहे होते हैं तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट से कर रहे होते हैं, यानी उसका ट्रू मीनिंग नहीं ले रहे होते हैं। अब स्टीरियोटाइपिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, बेगर्स के हवाले से हम स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, ड्रग एडिक्ट्स के हवाले से भी स्टीरियोटाइपिंग हो सकती है। साथ में हम किसी ख़ास एथनिक ग्रुप के बारे में, जैसे सिंधी, पंजाबी, बलूची, पठान, जैसे आपने सुना होगा कि या लतीफ़े सुने होंगे, तो ज़्यादातर पठानों से जो है वो वाबस्ता किए जाते हैं कि उनके एक ख़ास ट्रेट रखी जाती है कि पठान जो है अखरोट होते हैं। तो एक ये ट्रेट जो है वो गलत ट्रेट है, और ये उस पूरी कौम को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती है। अगर एक आध ने जो है वो इस किस्म का बिहेवियर दिया है तो आपने पूरी कौम को जो है वो एक ही स्टैंडर्ड से आप जो है उसको देख रहे हैं। इसी तरह से सिखों के बारे में भी यही मजाक उड़ाया जाता है कि उनके सरदार साहब को भी जो है वो चीज़ें या मजाक समझ नहीं आता। तो यहाँ पर जो है वो स्टीरियोटाइपिंग का मतलब यही है कि आप किसी खास ग्रुप को उनकी खास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक से अटैच करते हैं जो हो सकता है सब में, और होता है कि हमेशा कभी भी पांच उंगलियां बराबर नहीं होती और सब में वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो भी नहीं सकती, लेकिन लोग जो हैं उनको इससे याद करते हैं। हमारे यहाँ भी जो है वो मुख्तलिफ कौमों के बारे में जो है मशहूर चीज़ें मशहूर हैं, ये इज़्ज़त वाले हैं, ये इज़्ज़त वाले नहीं हैं, ये गैरतमंद होते हैं, ये अ, इस किसी के बारे में जो है ये कहा गया कि बहुत तेज़ होते हैं, लोग तेज़ होते हैं, बहुत पीसफुल होते हैं। मेमन कम्युनिटी के बारे में कहा गया बहुत कंजूस होते हैं। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है कि आप जो हैं वो किसी भी कौम को, किसी भी ख़ास ग्रुप को, किसी ख़ास ट्रेट, किसी ख़ास कैरेक्टरिस्टिक से अटैच करते हैं। ये स्टीरियोटाइपिंग हमारे दिमागों में कहाँ से आती है? ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि देखा गया है स्टीरियोटाइपिंग हमारे जो दिमागों में बैठती है वो हमारी सोशलाइजेशन का हिस्सा होती है। हमें जो तरबियत की जाती है, हमारे पेरेंट्स तरबियत करते हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स करते हैं, फिर हमारा माशरा करता है, एनवायरनमेंट करता है। उसके अंदर हमें कभी अपने माँ बाप के पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उसके अंदर स्टीरियोटाइपिंग नज़र आती है। अब वो कभी बताते हैं भाई इनके पास इनसे दोस्ती ना करना, ये वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं, या इनसे दोस्ती ना करना, ये तो होते ही बड़े चालाक हैं, इनसे दोस्ती करना, ये तो होते ही खुदगर्ज हैं, इनसे दोस्ती ना करना। तो हमारे यहाँ स्टीरियोटाइपिंग खुद सोशलाइजेशन का हिस्सा होती है। फिर माशरे में आप निकलते हैं तो माशरे में भी आप ऐसी बातें सुनते हैं, फिर टीवी और मीडिया में आपको जो है वो ऐसी बातें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए जो है वो उसका मजाक उड़ाया जाता है। मजाक उड़ाने के ज़रिए ही आपको बताया जाता है कि किसी भी ख़ास जो है कौम का क्या है। जैसे ज़्यादातर जो है एक्टर्स जो हैं एक्सेंट्स का मजाक उड़ाते हैं। एक्सेंट्स आपको पता होगा कि एक्सेंट्स का मतलब है कि बोलने के तरीके का मजाक उड़ाते हैं कि मेमन कम्युनिटी किस तरह बात करती है, पठान कम्युनिटी किस तरह बात करती है, पंजाबी कम्युनिटी किस तरह बात करती है। तो वो बात करने के अंदाज का मजाक उड़ाते हैं, कभी कभी उनकी स्टीरियोटाइपिंग भी कर रहे होता है। तो स्टीरियोटाइप जो है वो हमें मिलता है हमें विरसे से। फिर दूसरा जाता है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस जो है
वो फीलिंग है, एक नेगेटिव फीलिंग है जो हम किसी ग्रुप के हवाले से अपने दिमागों में रखते हैं। नेगेटिव फीलिंग्स हमारी होती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे हम मुसलमान हैं और हमें हमारी जो फीलिंग्स, जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो दूसरे मज़ाहिब के साथ है। यानी हमें बहुत बुरा लगता है जब हिंदू मज़हब जो है वो हमें नज़र आता है, हमें बहुत बुरा लगता है जब क्रिश्चियन मज़हब में हमें नज़र आते हैं तीन खुदा, हमें बुरा लगता है कि लोग जो हैं वो यूनानी खुदाओं को, देव और देवताओं को मानते हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस को मानते हैं। हमें अजीब सा लगता है बुद्धिज़्म का मज़हब। तो हमें बहुत सारे मज़हब जो है हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम किसी एक ख़ास मज़हब को फॉलो कर रहे होते हैं। नेगेटिव फीलिंग्स है हमारी दूसरे मज़हब के बारे में। इसी तरह जब हम अपने मज़हब के अंदर देखते हैं तो हमारे अपने सेक्ट के बारे में तो पॉजिटिव फीलिंग होती है मेजॉरिटी में, लेकिन दूसरों के सेक्ट्स जो होते हैं, जो फ़िरके होते हैं, उसके बारे में आपकी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं। ये फ़िरका ऐसा है, ये वाले फ़िरके वाले ऐसे हैं और ये फ़िरके वाले ऐसे हैं। तो ये जो नेगेटिव ख़यालात हैं, ये असल में स्टीरियोटाइपिंग से ही आते हैं। अगर एक शख्स या एक फैमिली आपको बुरी नज़र आती है तो लोगों ने उनके फ़ियर से लोगों को दूर बचाने के लिए, अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए उनसे दूर किया और दूर करने के लिए जुमले बोले। वो जो जुमले बोले कि ये लोग जो है इज्जत वाले नहीं होते, ये बहुत ख़तरनाक है, तो दिमाग में बच्चे ने ये बात ले ली और फिर ये आगे बढ़ाते गए बच्चे, और इस तरह से बड़े बढ़ाते जाते हैं चीज़ें और माशरे में वो एक आस्पेक्ट मशहूर हो जाता है। तो नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं वो दिमाग में आती हैं और प्रेजुडिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स की हद तक बात होती है। अब हम ये वाला जो टॉपिक कर रहे हैं तो ये टॉपिक भी एक बहुत बड़ा मसला है। और ये मसला क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से टेररिज्म बढ़ा दुनिया में, इसी की वजह से टारगेट किलिंग्स हुई, इसी की वजह से एक्सट्रीमिज्म का कॉन्सेप्ट आया और इसी की वजह से लोग एक दूसरे के खिलाफ कायम करते हैं। इसी की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग एक दूसरे से जो है वो यूनाइट नहीं होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। और यही प्रेजुडिस की फीलिंग है जो आगे जाकर इनजस्टिस की तरफ चली जाती है, डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जाती है। तो जो प्रेजुडिस जो है वो अगर है कोई शख्स, स्टेरियोटाइपिंग करता है कोई शख्स, तो उस वक्त तक तो इतनी बुरी बात नहीं होती, लेकिन जब हम इसकी आगे फर्दर चीज़ों में करेंगे तो हमें पता चलेगा कि असल चीज़ नुकसानदेह क्या होती है। तो प्रेजुडिस क्या है? वो नेगेटिव फीलिंग्स है जो आप किसी ख़ास ग्रुप के हवाले से अपने दिमागों में रखते हो, फीलिंग्स रखते हो कि वो ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये बुरे लोग हैं, और उनकी बुराइयां जो हैं वो क्या हैं वो भी आपको पता है। फिर किसी भी ख़ास नस्ल से आपकी जो नेगेटिव फीलिंग है किसी नस्ल से हो, किसी मज़हब से हो, किसी एथनिक ग्रुप से हो। जैसे रूरल एरिया से जो बिलोंग करते हैं, आप उसकी स्टीरियोटाइपिंग करते हैं कि जो रूरल एरिया से जो लोग आते हैं वो पेंडू होता है। पेंडू का मतलब आप कहते हैं अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, उनको कुछ नहीं आता, ना कपड़े पहनने का तरीका है, ना कुछ करने का तरीका। तो आपने एक स्टीरियोटाइपिंग दिमाग में बना ली। तो अगर एक शख्स जो बहुत वेल मैनर्ड और बहुत अच्छा लिबास पहन के आता है तो आप दिमाग में ख्याल रखते हैं कि ये जो है वो अर्बन एरिया का होगा। जब बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि इसकी बिलोंगिंगनेस जो है वो रूरल एरिया से थी, और आपको दिमाग में आता है कि भाई रूरल एरिया के लोग तो इतने अच्छे तैयार और इतने अच्छे वेल ड्रेस मैनर्ड नहीं होते, इनको तो कुछ नहीं आता। तो आपकी स्टीरियोटाइपिंग जो आपके दिमाग में है वो बिल्कुल चेंज होने लगती है। लेकिन अक्सर हम लोग चेंज नहीं करते और लोगों को एक ही जाविये से और एक ही अंदाज से देखते हैं, जिस अंदाज से हमें हमारे सोशलाइजेशन का हिस्सा हमें बना दिया जाता है। लेकिन जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, फिर क्या होता है कि यही स्टीरियोटाइपिंग जो हमारे दिमाग में डाली गई है सोसाइटी ने, फैमिली ने, दोस्त अहबाब ने, वही फीलिंग, हमारी नेगेटिव फीलिंग जो है वो प्रेजुडिस से तब्दील हो जाती है और हम जनरलाइजेशन करने लगते हैं कि लोग किस किस्म के होंगे। इससे जो तीसरी जो मेन एस्पेक्ट आता है जो सब खतरनाक है वो है डिस्क्रिमिनेशन। नेगेटिव फीलिंग रखना जो है वो नेचुरल है। क्यों नेचुरल है? क्योंकि इंसान को जो सिखाया गया है वो इंसान जो है वो दिमाग से निकालते निकालते उसको टाइम लगता है, दिमाग को एक्सेप्ट करते हुए टाइम लगता है कि ये लोग बुरे, कोई बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। लेकिन हालात उनको डिफरेंट एटीट्यूड की तरफ ले जाते हैं। तो नेगेटिव ख्यालात रखना अब तक सही है, लेकिन जब आप नेगेटिव बिहेवियर रखते हैं किसी के खिलाफ उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। वही नेगेटिव एटीट्यूड जो आपके दिमाग में है वो अपने एक्शन से आप जाहिर कर देते हैं, अपने बिहेवियर से जाहिर करते हैं दूसरों के सामने
तो फिर ये जो है नाइंसाफ़ी कहलाती है, ये इनजस्टिस कहलाता है। जैसे एक शख्स जो है वो किसी खास एथनिसिटी से बिलोंग करता है, जैसे समझ जाएं, ये समझें कि एक शख्स जो है वो बिलोंग करता है सिंध से, और उसकी वो सिंध की पार्टी से जिससे बिलोंग करता है, और उसका जो मेन आस्पेक्ट है कि वो दूसरे एक और जो सूबा है उसके लोगों को बिल्कुल लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता, उस पार्टी को पसंद नहीं करता। जैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, नून के बारे में हमेशा यही के, आजकल तो उन्होंने जो है अलायंस किया हुआ है, लेकिन वैसे ये लोग अपोजिशन में बहुत रह चुके हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा कि हुकूमत जिसकी, फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो उनकी से चल रही है, उनका सारा होल्ड है, तो वो लोग जॉब सिर्फ उनको देते हैं जो उनके अपने हैं, मेरिट की बुनियाद पर नहीं दे रहे होते। क्यों नहीं दे रहे होते? क्योंकि इनके खिलाफ, इनके दिमाग में नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव फीलिंग्स हैं दूसरे एथनिक ग्रुप के हवाले से, और पॉजिटिव फीलिंग्स है अपने ग्रुप के हवाले से। इसकी वजह से ये लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और जब जॉब देने की बात आती है तो मेरिट की बजाय पहले अपने फेवरेटिज्म जिसका बात करते हैं, अपने लोगों को देते हैं, अपने एथनिक जो अपने एथनिक ग्रुप के लोग हैं उनको दे देते हैं। तो ये नेगेटिव बिहेवियर जो है वो क्या हुआ, किसकी तरफ हुआ? उन लोगों की तरफ हुआ जो उनके अपने ग्रुप के नहीं है। वो जिसको नहीं रख रहे, जिनको मेरिट पे जॉब नहीं दी जा रही, तो वो डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस की फीलिंग्स जो है वो हमारी प्रेजुडिस फीलिंग्स है, डिस्क्रिमिनेशन एक्शन है। अच्छा, अभी एक्शन जो है वो ज़्यादातर देखा ये गया है कि जो डोमिनेंट ग्रुप होता है, डोमिनेंट ग्रुप का मतलब होता है कि जो ऐसा ग्रुप जो जिसके पास ज़्यादा पावर हो, ठीक है, वो ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है, उसका आपको इम्पैक्ट ज़्यादा नज़र आता है ऐसे ग्रुप के मुकाबले में जो दबा हुआ ग्रुप। तो ऐसे हमारे यहाँ माइनॉरिटी के जो ग्रुप्स होते हैं, वो जो दबे हुए होते हैं, वो हमेशा हम ये कहते हैं ना, माइनॉरिटी के हुकूक नहीं मिल रहे, माइनॉरिटी वालों को हुकूक नहीं मिल रहे। तो हमारे यहाँ मज़हब की माइनॉरिटी भी है, हमारे यहाँ कौमों की माइनॉरिटी भी है, जो हमेशा ये कंप्लेन करती रहती है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और लोग उनको जॉब पर नहीं रख रहे सिर्फ इस वजह से कि वो ख़ास एथनिक ग्रुप के नहीं है या ख़ास ज़बान के बोलने वाले नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग जो है वो भी एक प्रॉब्लमेटिक आस्पेक्ट, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आस्पेक्ट ये आती है। फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट है एथनोसेंट्रिज्म का। एथनोसेंट्रिज्म जो है वो एक ऐसी फीलिंग्स है और ऐसे एक्शन है कि जो हम इंसान के दिमागों में खुद डालते हैं। ये एथनोसेंट्रिज्म का मतलब है कि ये टेंडेंसी है, या इसको रेफर करते हैं कि एक ऐसी टेंडेंसी है जिसमें आप अपने ग्रुप को, अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को, अपने कंट्री को जो है वो सुपीरियर मानते हैं और बाकी सबको इन्फीरियर मानते हैं, और अपनी कंट्री को एक मयार या अपने ग्रुप को जो है स्टैंडर्ड और मयार के तौर पर, यार्ड स्टिक जो होती है हमारी, मयार की स्टिक जो होती है, वो मयार के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और दूसरों को जब कंपेयर करते हैं दूसरे ग्रुप्स को, तो अपने ग्रुप के तहत, अपने ग्रुप को मुकाबले में रखते हुए कंपेयर करते हैं। हमारा ग्रुप ऐसा है और इन लोगों का ग्रुप बुरा है, हमारी मुल्क में ऐसा होता है, उनके मुल्क में ऐसा नहीं होता। तो अपने मुल्क को सुपीरियर जानना और दूसरे के ममालिक को इन्फीरियर जानना, अपने ग्रुप को सुपीरियर जानना, दूसरों के ग्रुप को इन्फीरियर जानना। तो सुपीरियॉरिटी का एस्पेक्ट जो है वो हम डालते कब है? जब हम 14 अगस्त का प्रोग्राम होता है, 23 मार्च का प्रोग्राम होता है, तो हम खुद दिलों के अंदर एथनोसेंट्रिज्म की फीलिंग डालते हैं। इसी तरह मजहबी हवाले से जब आप देखें तो रमज़ान के महीने में आपको नज़र आता है इस तरह की फीलिंग्स को डालना, कि रमज़ान का जब महीना आता है तो हम खुद डालते हैं कि हम रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ते हैं, फ़लाँ करते हैं, और हम इसको दिमाग में ऐसे डालते हैं मुसलमानों के कि उनको लगता है कि दूसरे जो मज़ाहिब हैं वो बिल्कुल गलत है। उनके दिमाग में ये डाला जाता है कि हमारा मज़हब वाहिद मज़हब है जो सही मज़हब है। तो ये फीलिंग्स जो है वो पेट्रियाटिज़म के हवाले से भी डाली जा सकती हैं, रिलीजियस हवाले से भी डाली जा सकती हैं, लैंग्वेज के हवाले से भी डाली जा सकती हैं, नस्लों के हवाले से डाली जा सकती हैं कि गोरे जो सुपीरियर है, गोरे अपने जो वाइट पीपल हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और बाकी ब्लैक पीपल को और दूसरों को इन्फीरियर समझते हैं। यही चीज़ जो है आप देखें अमेरिका में, इसकी वजह से इतने हालात ख़राब हुए,
पिछले 4 सालों में, और अभी भी ब्लैक लाइव्स मैटर जो चल रहा है उसका आपको बहुत बड़ी एग्जाम्पल आपके नज़र आती है। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो अक्सर एक सूबा दूसरे सूबे से लड़ रहा होता है और यही कह रहा होता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टेरियोटाइप्स, प्रेजुडिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और एथनोसेंट्रिज्म, जो हमारे अंदर जो है वो उस वक्त बुराई की हैसियत नहीं होगी जब तक दिमाग के अंदर है। जैसे ही हम अपने बिहेवियर और एक्शन में इसको साबित कर दें, डाल दें, तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर आपको उसका इम्पैक्ट होता हुआ सोसाइटी पे नजर आता है। तो हम देखते हैं कि प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, मतलब वो लोग कैसे होते हैं। टाइपोलॉजी जो है, हम मर्टन की टाइपोलॉजी करते हैं। रॉबर्ट मर्टन ने इसकी 4 तरह के लोग कहे थे कि 4 तरह के लोग होते हैं प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से। एक वो होता है जो ना प्रेजुडिस होता है ना डिस्क्रिमिनेट करता है। दूसरा वो होता है जो प्रेजुडिस तो नहीं है लेकिन डिस्क्रिमिनेट करता है। एक वो होता है जो प्रेजुडिस्ड है लेकिन डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। और चौथा शख्स वो है जो प्रेजुडिस भी है और डिस्क्रिमिनेटर भी है। तो ये 4 टाइप्स हैं। हम इसकी चारों को अलग अलग जो है उसको हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ये मर्टन की जो टाइपोलॉजी, रॉबर्ट मर्टन की जो टाइपोलॉजी है, ये ज़्यादा मशहूर है। इसके अंदर पहली जो टाइपोलॉजी की जो पहली टाइप है वो है अनप्रेजुडिस्ड और नॉन डिस्क्रिमिनेटर। अनप्रेजुडिस्ड और नॉन डिस्क्रिमिनेटर वो पर्सन होता है कि जो ना ही अपने दिमाग में किसी के खिलाफ कोई नेगेटिव ख्यालात रखता है और ना ही जब मौका आता है तो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है। तो ना वो डिस्क्रिमिनेट करता है और ना प्रेजुडिस्ड है, ना ख्यालात रखता है नेगेटिव किसी ग्रुप के बारे में और ना ही अपने एक्शन में उसको जाहिर करता है। इसको हम इस तरह ले लें कि एक शख्स है, हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनल प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन में देख लेते हैं। एक शख्स एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है और वो उसको जॉब पे लोगों को हायर करना है। इसकी कोई प्रेफरेंस नहीं है, मेल और फीमेल की बेस पर भी नहीं कर रहा वो चेंज। उसको जो वो उसने जो एडवर्टीजमेंट दी है उसके अंदर ना इसने मेंशन किया है कि कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले हों, कौन से रेस के हों, कौन सी एथनिसिटी के हों, कौन सी जेंडर के हों। उसने ओपन जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया। लोग जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, वो लेता है इंटरव्यू, शख्स मैनेजर लेता है। जिन समझे फॉर एग्जाम्पल 50 लोगों से वो इंटरव्यू लेता है। 50 लोगों से जो इंटरव्यू लेता है तो उसके अंदर से जो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, 5 लोग शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। तो इसने जो 5 लोग शॉर्टलिस्ट किए उसमें ना उनका देखा कि ज़बान बोलने का तरीका क्या था, ना उनकी एथनिक ग्रुप को देखा, ना उनके मज़हब को देखा, ना उनकी जेंडर को देखा, ना उनकी रेस को देखा। तो ये सोचा ना उनके बारे में, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया उसने, और 5 लोगों को रखा। और जो 5 में से लेट सपोज जो पहला वाला शख्स था उसने पहले वाला जो मेरिट पे आता है उस शख्स को रख लिया और सेकंड नंबर पे उस शख्स को रखा जो मेरिट पे। तो 5 लोगों को जो है इसने प्रेफर किया, और इस वजह से प्रेफर नहीं किया बल्कि उनकी एबिलिटी के हिसाब से प्रेफर किया। तो ये प्रेजुडिस भी नहीं है इसके दिमाग में कोई उनके बारे में। और ये 5 लोग जो है फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि अलग अलग ग्रुप से बिलोंग कर, तो एक उर्दू स्पीकिंग हो, एक सिंधी हो, एक पंजाबी हो, एक तून हो, या एक बलूची स्पीकिंग हो। तो ये 5 जो है अलग अलग कम्युनिटी से ताल्लुक़ रख सकते हैं और ये 5 जो हैं वो उसके इस उसको सेलेक्ट करना ही ये जाहिर करता है कि इसने ये नहीं देखा कि कौन सा किसका ग्रुप है और ना इसने अपने ग्रुप के लोगों को रखा। तो ये प्रेजुडिस भी नहीं है और ये डिस्क्रिमिनेटर भी नहीं है। तो ये अनप्रेजुडिस्ड नॉन डिस्क्रिमिनेटर कहलाता है शख्स, ठीक है। दूसरी टाइप जो रॉबर्ट की टाइप है वो है अनप्रेजुडिस्ड एंड डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है। वो कहते हैं कि प्रेजुडिस तो नहीं है लेकिन डिस्क्रिमिनेट फिर भी करते हैं। अब आप इसके एग्जांपल ये ले लें कि यही मैनेजर है और इसने जो है वो इंटरव्यूज लिए हैं। इसके दिमाग में कोई किसी के बारे में नेगेटिव ख्यालात नहीं है, उसको कोई मसला नहीं है, वो किसी को भी रखना चाहता है वो रख सकता है, और ना किसी के बारे में जो है वो किसी ग्रुप को जो है वो टारगेट करता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये मेरे ग्रुप का शख्स नहीं है, या मेरी लैंग्वेज बोलने वाला नहीं है, या मेरे मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता, या मेरे फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो ये इसके दिमाग में कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में। लेकिन फिर भी वो डिस्क्रिमिनेट करता है, यानी कि जब वो 50 लोग उसके पास इंटरव्यू के लिए आते हैं तो उसके अंदर से वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 4 लोगों को, जिनको
जिन 4 लोगों को ये जॉब पे रखने की शॉर्टलिस्ट करता है, उन 4 लोगों में से जो है वो उसको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ रहा है कि उसने सिर्फ मुसलमानों को रखा फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये डिस्क्रिमिनेट करना पड़ रहा है? क्योंकि इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट, जो पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है, वो ये थी कि उसको मुसलमान लोग चाहिए, या पॉलिसी की रिक्वायरमेंट ये थी कि इस जॉब के लिए उसको सिर्फ मेल चाहिए, मर्द चाहिए, इसलिए उसने मर्दों को रखा, औरतों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया, या औरतें चाहिए उस काम के लिए, मर्दों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया। अब ऐसी जॉब्स बहुत होती हैं, जैसे डे केयर सेंटर है। अब डे केयर सेंटर में मर्दों को नहीं रखा जाता, इसमें फीमेल की जरूरत होती है, तो आपको आपको मजबूरन डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है, और मर्दों को आप नहीं रख सकते। मर्द इसलिए अप्लाई कर लेते हैं उस जॉब पर कि चले कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो जॉब मिल ही जाएगी, हम कर सकेंगे। तो जिस जॉब के अंदर रिक्वायरमेंट है कि नहीं मर्द नहीं चाहिए, औरतें चाहिए, या फिर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जैसे कोयले की कान में काम करना है, इस किस्म का काम करना है जो मर्द के, जिसमें ज़्यादा फिजिकल पावर चाहिए, तो इसलिए औरत को नहीं रखा गया। तो औरत ने इसलिए अप्लाई किया था कि शायद उसको जॉब मिल जाए, और उसको ज़रूरत है तो मजदूरी की जॉब भी वो करने को तैयार है, तो वो इस वजह से जॉब अप्लाई किया। लेकिन मैनेजर ने क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो जॉब में फिजिकल आस्पेक्ट ज़्यादा हो। मैं इसका एक वाक़या आपको खुद का अपनी उसका सुनाती हूँ। अपनी मेरी जो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी, जिस एनजीओ में मैं जॉब करती थी, उसके अंदर हमारा सोशल कोऑर्डिनेटर जो था, उसको जो है उसने रिज़ाइन कर दिया, वो छोड़ के चला गया। तो अब हमें उसकी बजाय जो है कोई और सोशल कोऑर्डिनेटर रखना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि हमने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कराची की जो ब्रांच थी, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ रीजन्स थे, इसमें हैदराबाद रीजन से लेकर पेशावर रीजन, सब जगह पर हमने पहले ये कहा कि अंदर के लोगों को जो है अगर किसी को जॉब की ज़रूरत हो, स्पेशली सिंध के अंदर जितने भी रीजन्स थे, हमने पहले एडवर्टीजमेंट वहाँ दी, फिर हमने न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट दी कि हमें सोशल कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है, या इस एनजीओ को सोशल कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है। अच्छा, मेल की ज़रूरत थी, पहले से हमने बता दिया था ताकि डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से पता ना हो, चलो मेल की ज़रूरत थी। अच्छा, एक जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, 2 लोग शॉर्टलिस्ट हुए, और 2 लोग जो शॉर्टलिस्ट हुए उसके अंदर जो पहला शख्स जो शॉर्टलिस्ट हुआ था, जो फर्स्ट वन मेरिट पर हाईएस्ट था, उसका जो मज़हब जो था वो चेंज था। उसका अच्छा, उसको ऑलमोस्ट रखना चाह रहे थे, लेकिन वो हैदराबाद रीजन से आया था, और उसने इंटरव्यू भी बहुत अच्छा दिया, टेस्ट भी अच्छा दिया, सब में क्लियर किया उसने, लेकिन फिर उसको नहीं रखा गया। आप कहेंगे ये तो सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि आपने, ऑलरेडी वो जॉब वाला था, आप ही के ऑर्गेनाइजेशन का था, उसकी तरक्की हो जाती, कराची में आ जाता तो, लेकिन क्यों नहीं रखा? तो रखा इसलिए नहीं कि जब हम जिस कम्युनिटी में हम काम कर रहे थे, तो उस कम्युनिटी में हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट का लास्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम जब आप करते हैं, तो सोशल कोऑर्डिनेटर का काम होता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर पार्टिसिपेट कराएं, मोटिवेट करें, मोबिलाइज करें, कोऑर्डिनेट करें। तो कोऑर्डिनेट करने के लिए उसको मस्जिद में भी आना जाना पड़ता है, उसको ईद बारातों पे भी आना पड़ता है, जैसे बड़े छोटे दिन होते हैं उसके अंदर उनके घरों में बैठना और उनके साथ बातचीत करना, खाना पीना खाना। तो ऐसे सूरत में वो कम्युनिटी जो थी वो मुसलमान थी, जहाँ पर सोशल कोऑर्डिनेटर चाहिए था, और ये शख्स जो था वो हिंदू मज़हब से था। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो फैक्टर ये था कि ये मस्जिद में नहीं जा सकता था, मस्जिद में नहीं जाता। लोग इसके, क्योंकि लोग जो है पुराने ख्यालात के थे होते हैं, तो वो हिंदू मज़हब के लोगों के साथ बैठना नहीं पसंद करते। तो इसके लिए मजबूरन ऑर्गेनाइजेशन को जो है डिस्क्रिमिनेट करना पड़ा, उसको बताना पड़ा कि तुम्हारे मज़हब की वजह से हम नहीं रख पा रहे, क्योंकि ये मज़हब का आस्पेक्ट वो हैदराबाद रीजन पे तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वहाँ पर जो है लोगों की एक्सेप्टेंस हिंदू मज़हब की ज़्यादा है बनिस्बत कराची में। तो कराची में वो थी नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं थी, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, कम्युनिटी डेवलपमेंट का वर्क पूरा नहीं हो पाता, सही नहीं हो पाता, एनजीओ काम नहीं कर पाती, इस वजह से डिस्क्रिमिनेट करना पड़ा। तो ये इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन में जो है जॉब देने के हवाले से दिमाग में उसके इस मज़हब के हवाले से कोई बात नहीं थी, लेकिन उसको फिर भी डिस्क्रिमिनेशन करनी पड़ी। तो इसलिए कहते हैं कि अनप्रेजुडिस्ड है लेकिन डिस्क्रिमिनेटर है। तीसरी टाइप है प्रेजुडिस्ड है और नॉन डिस्क्रिमिनेटर है। प्रेजुडिस्ड का मतलब है कि नेगेटिव ख्यालात रखता है लेकिन डिस्क्रिमिनेट नहीं करता।
यही एग्जाम्पल है मैनेजर की। 50 लोगों को इसने जो है वो इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में 5 लोगों को इसने जो है वो मेरिट पे लेकर आया और उसमें से इसको एक को जॉब देनी है। अब इन 5 लोगों में से 2 लोग जो ऐसे हैं जो 3rd और 4th नंबर पर जो हैं वो लोग हैं जो इसकी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, इसकी एथनिक ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। तो ये प्रेजुडिस तो है ना, यानी इसको लगता है कि उस कम्युनिटी के लोग अच्छे होते हैं, ठीक है, अपनी कम्युनिटी के फेवर में है, पॉजिटिव ख्याल रखता है, दूसरों के बारे में नेगेटिव ख्याल रखता है। लेकिन जब उसने जॉब दी तो इसने मेरिट पर जो आए हुए 1st नंबर पर लड़का आदमी था उसको जॉब दी, और वो उसकी एथनिक ग्रुप के जो है वो खिलाफ था, जिसके बारे में उसकी नेगेटिव ख्यालात थे। यानी उसने जॉब देने में ये नहीं सोचा कि ये एथनिक ग्रुप इसका अपना नहीं है और उसके बारे में ये नेगेटिव ख्याल रखता है, लेकिन इसने इसको जॉब इसलिए दे दी कि ये प्रेजुडिस ज़रूर है लेकिन डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सब लोग प्रेजुडिस तो होते ही हैं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो प्रेजुडिस्ड ना हो। किसी न किसी मामले में, चाहे मजहब का ही मामला क्यों ना हो, हम थोड़े बहुत प्रेजुडिस्ड हैं। असल मसला ये है कि हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, हमें नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, हमें किसी के बारे में नेगेटिव एक्शन जाहिर नहीं करना चाहिए, नेगेटिव बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। ये सबसे आइडियल होता है। लास्ट है, प्रेजुडिस भी है और डिस्क्रिमिनेट भी करता है। प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेट का मतलब है नेगेटिव ख्यालात भी रखता है और उसको अपने एक्शन में जाहिर भी करता है। जैसे इसी 50 लोगों को इंटरव्यू लिया, 5 लोगों को इसने मेरिट पे लिया और पांचों के पांचों जो हैं इसी की कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और इसने अपनी कम्युनिटी को दे दिया। तो ये प्रेजुडिस भी था दूसरी कम्युनिटी के बारे में और अपनी कम्युनिटी के बारे में पॉजिटिव ख्याल रखता था। उसने क्या किया कि पांचों उन लोगों को रखा मेरिट को देखे बगैर कि मेरिट पे आते कि नहीं आते, उन लोगों को जॉब दी जो उसके अपनी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। तो सबसे ख़तरनाक जो है हमारे पास है प्रेजुडिस, जो लास्ट है प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेटर। ये सबसे ज़्यादा ख़राब है क्योंकि ये लोग जो है सबसे ज़्यादा बिगाड़ लेकर आते हैं माशरे में। ये मेरिट को ख़त्म करते हैं, मेरिट जब ख़त्म हो जाता है तो एफिशिएंसी भी ख़त्म हो जाती है। सबसे आइडियल होता है अनप्रेजुडिस्ड नॉन डिस्क्रिमिनेटर, लेकिन ये आइडियल लोग जो हैं दुनिया में ना बहुत ही कम मिलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि हम सब प्रेजुडिस से 3rd नंबर पर, ये चीज़ होनी चाहिए। हम प्रेजुडिस तो हैं लेकिन हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं जो हूँ किसी खास ग्रुप से बिलोंग करती हूँ और आपकी क्लास में मेरे ग्रुप के बिलोंग करते हुए जो है स्टूडेंट्स मौजूद हैं या मेरे फ़िरके के मौजूद हैं, और मैं क्या करती हूँ कि मैं जब मार्क्स दूँ तो उनको सबको इक्वल मार्क्स दूँ, यानी कि फेयर मार्क्स दूँ, जो जिन्होंने जैसा काम किया है उसके मुताबिक मार्क्स दूँ, तो ये नॉन डिस्क्रिमिनेटर कहलाएगा। हूँ प्रेजुडिस्ड लेकिन नॉन डिस्क्रिमिनेटर, कि अपने ग्रुप के बारे में पॉजिटिव ख्याल रखती हूँ, लेकिन जब एक्चुअली एक्शन करने की बात आई तो मैं वहाँ पर जो है फेयर और अनजस्ट की बजाय जस्ट तरीका इस्तेमाल करती हूँ, इंसाफ वाला तरीका इस्तेमाल करती हूँ। तो ये 3rd नंबर वाला जो है वो ज़्यादा टाइपोलॉजी में कहते हैं रॉबर्ट मर्टन कि ये सोसाइटी में ये सबसे ज़्यादा हमें चाहिए सोसाइटी में ऐसे लोग जो प्रेजुडिस तो हो लेकिन डिस्क्रिमिनेट ना करते हो। इसी से जो है सोसाइटी में मसले नहीं होंगे। जो 4 मेजर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमने अभी की, उसी के अंदर ये फर्दर एक है आइसोलेट डिस्क्रिमिनेशन। जो आइसोलेट डिस्क्रिमिनेशन और स्मॉल ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन, ये वही एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि आइसोलेट डिस्क्रिमिनेशन वो होती है कि पहले से जजमेंट पास कर दी जाती है किसी भी शख्स के बारे में। आप पहले से जो है दिमाग में डाल देते हैं कि ये इस किस्म का है, इस किस्म का है, इस वजह से इसकी जो भी इसका रिजल्ट होता है या जो भी इसको फैसला करना होता है उसके अंदर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रखा जाता है। जैसे अफ्रीकन अमेरिकन के बारे में जो है वो ज़्यादातर ये देखा गया है कि जजेस जो हैं जजमेंट जब देते हैं तो अफ्रीकन अमेरिकन को ज़्यादा जो है सख्त सजाएं देते हैं बमुकाबला उसके जो गोरा शख्स होता है। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि बचपन से दिमागों में प्रेजुडिज्म डाल दिया गया होता है कि अफ्रीकन जो अमेरिकन है वो ज़्यादातर जो है वो बुरे लोग हैं, जल्दी जराइम पेशा अफराद होते हैं, जुर्म ज़्यादा करते हैं और इसी वजह से उनको जो है वो हार्शर पनिशमेंट्स
उनके डिफेंडेंट्स को दी जाती है। तो आइसोलेट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जो जज होता है वो खुद प्रेजुडिस्ड होता है, और जब वो जजमेंट पास करता है तो डिस्क्रिमिनेटिव जजमेंट पास करता है। और स्मॉल ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन में जो है वो जैसे स्मॉल ग्रुप वाइट स्टूडेंट्स का है, और वो जो है वो उस प्रोफेसर जो है रेसिस्ट है या रेस किसी खास रेस से ताल्लुक रखता है, तो उसको इसके खिलाफ जो है वो कोई काम करना, तो वो फिर ग्रुप की डिस्क्रिमिनेशन होती है उस एक पर्टिकुलर शख्स के हवाले से। तो हमारे यहाँ रेसिस का इशू नहीं है, ब्लैक एंड वाइट का इशू नहीं है, हमारे यहाँ एथनिसिटी और लैंग्वेज का बहुत इशू है। इवन कराची में सबसे ज़्यादा इशू उर्दू स्पीकिंग वर्सेस नॉट उर्दू स्पीकिंग का ज़्यादा इशू है। ठीक है, तीसरा जो है इसमें डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनलाइज डिस्क्रिमिनेशन, और चौथा है इनडायरेक्ट इंस्टीट्यूशनलाइज डिस्क्रिमिनेशन। जो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनलाइज डिस्क्रिमिनेशन है उसके अंदर हम बात करते हैं कि आप जो है जानबूझ करके प्लानिंग के ज़रिए एक ख़ास किस्म के लोगों को उस इंस्टीट्यूशन में एंटर नहीं होने दे रहे। वही मैंने आपको जो भी एग्जांपल भी दी थी इसकी, कि पॉलिसी है कि आप मेल को नहीं आने दे रहे, या फीमेल को नहीं आने दे रहे, या बूढ़ों को नहीं आने दे रहे, जॉब पे नहीं रख रहे। तो यहाँ पर डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनलाइज डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि वो पहले से आप जो है वो उन लोगों को एक्सक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड नहीं करते जिनके बारे में आप पहले से शक में हैं। तो पीपल ऑफ कलर, अब तो दुनिया में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनलाइज डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ काम हो रहा है। अब अगर आप अमेज़ॉन में चले जाएं तो अमेज़ॉन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनके सबके सीईओज देखें, और एप्पल के सीईओज देखें आप, मुख्तलिफ उसके उनकी फैक्ट्रीज के, इनकी कंपनीज के, तो आपको डाइवर्सिटी मिलेगी, मल्टी कल्चरल जो है डाइवर्सिटी आपको नज़र आएगी। और कल्चरल डाइवर्सिटी क्यों नज़र आएगी? क्योंकि कल्चरली तौर पर जो है इनको लिया जाता है, वो समझते हैं कि जितने ज़्यादा डिफरेंट कल्चर से लोग आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा कंपटीशन होगा, और जितना अच्छा कंपटीशन होगा उतनी सोसाइटी को फ़ायदा होगा, सॉरी इनकी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। तो ये लेके आते हैं प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए डाइवर्सिटी के ग्रुप को लाते हैं। बाज़ लोग जो है डाइवर्सिटी ग्रुप को नहीं लाते और कम करते हैं। मैं आपको इसके एग्जांपल दूं आपको डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनलाइज डिस्क्रिमिनेशन की, कलर ऑफ पीपल कलर की, कि जब एक बैंकिंग का इदारा है अमेरिका में, उसके अंदर जो बैंक के बोर्ड मेंबर्स हैं वो बैंक जो है सारी बैंक्स हैं उसकी जो है यूनियन बनी हुई है। उस यूनियन के अंदर जो है वो ब्लैक कोई भी शख्स नहीं है उस यूनियन में। तो अभी कांग्रेस में जब डिस्कशन हो रहा था तो उसके अंदर एक शख्स ने ये सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि अगर आपको एक बोर्ड मेंबर एक एक्स्ट्रा चाहिए और एक की कमी हो जाती है, तो आप क्या पर्सन ऑफ कलर को रखने को तैयार हो जाएंगे? पर्सन ऑफ कलर का मतलब है जो सफ़ेद कलर नहीं है, जैसे एशियन को या ब्लैक को रखने को तैयार होंगे? तो सब लोग खामोश थे, किसी ने भी ये नहीं कहा कि रखने को तैयार होंगे। आप सोचिए कि अभी भी इतने बड़े मुल्क में भी डिस्क्रिमिनेशन जो है हर तरह की पाई जाती है। इनडायरेक्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ये होती है कि ख़ास आप स्पेशल जो हैं वो एजुकेशन के हवाले से आप स्पेशल किसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो खुद कंट्रीब्यूट करता है रेशियल स्टीरियोटाइपिंग को। रेशियल स्टीरियोटाइपिंग जो है वो रेसिस के हवाले से है, ये हमारे यहाँ ये एथनिक स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगी। ठीक है, यानी सूबाइयत का जो है वो एस्पेक्ट आता है हमारे यहाँ, प्रोविंशियलिज्म का एस्पेक्ट आता है इन लोगों के यहाँ, और प्रोविंशियलिज्म और सेक्टेरियनिज्म आता है, यानी कि फ़िरकावारियत आता है और सूबाइयत की स्टीरियोटाइपिंग आती है कि ये फ़िरके के लोग इस तरह के होंगे, ये फ़िरके के लोग जो हैं जैसे मदनी लोग जो बिलोंग करते हैं उसके बारे में आप देखें तो कैसे किस किस्म के जुमले कहे जाते हैं। इस तरह से अहले तशरीह के हवाले से जुमले कहे जाते हैं, अहले सुन्नत, अहले हदीस, सबके हवाले से कोई ना कोई बात जो है वो डाली जाती है। तो हमारे यहाँ जो है फ़िरकावारियत और सूबाइयत के हवाले से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान उसके बारे में डाली जाती है। तो इंटर डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन में हमारे पास जो है वो ख़ास ग्रुप जो है
वो दूसरे ख़ास ग्रुप को स्टेरियोटाइप करता है उसकी रेस के हवाले से, उसकी जेंडर के हवाले से, या उसकी जो है वो जिस जगह से वो बिलोंग करता है। जैसे हम बिहारियों के बारे में बात करते हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, उनके बारे में अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं होते हैं। इंडिया से आए हैं मेमन कम्युनिटी, उनके बारे में अगर आप देखें तो आपको नज़र आता है कि आप जो है वो किस अंदाज से जो है वो लोग उसको उसको लेते हैं। तो हम लोग जो है वो डिस्क्रिमिनेट, हम सिर्फ स्टेरियोटाइपिंग नहीं करते बल्कि हम प्रेजुडिस भी हैं और हम डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं। अब इसके हम सोर्सेस, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हमने कर चुके हैं, ठीक है। इसके हम सोर्सेस कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन, यानी वो कौन से ऐसे अवामिल हैं या वो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से जो है वो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन हम जिसके साथ कर रहे हैं उसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और कल्चरल फैक्टर्स हैं। हम पहले ले लेते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में ये कहा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि आपका सेल्फ एस्टीम लो है। सेल्फ एस्टीम क्या है कि आप अपने आप को जो है वो कमतर समझते हैं। आपका खुद की अपनी इज्जत है, जो नफ्स है, जो इज्जत है, वो आप ही की नज़रों में कम है। आप जब दूसरों को से मुकाबला करते हैं अपने आप को, तो आप समझते हैं कि आपके अंदर कुछ कमी पाई जाती है, इसीलिए आप दबे दबे रहते हैं। और जो ये साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट, ये लो सेल्फ एस्टीम ज़्यादातर उस ग्रुप में होता है जो ग्रुप डोमिनेट नहीं करता, जो ग्रुप छोटा ग्रुप होता है, और इस वजह से वो दब जाता है दूसरे के मुकाबले में। फिर दूसरा है लो सेल्फ स्टीम के बाद एंग्जाइटी। एंग्जाइटी जो है वो हमारे अंदर कुछ लोगों में ज़्यादा एंग्जाइटीज़ होती हैं और कुछ लोगों में कम एंग्जाइटीज़ होती हैं। लेकिन एंग्जाइटी क्या होती है कि हम किस तरह परफॉर्म करेंगे, हम इनके सामने किस तरह बात करेंगे। हमें डर लगा हुआ होता है कि हम किस तरह से जो है वो इस ग्रुप को हैंडल करेंगे, उनकी बातों को हम मैच नहीं कर सकते, उनकी बात हम उनके लेवल को मैच नहीं कर सकते। तो इंसान परेशान हो जाता है और वो एंग्जाइटी में और गलतियाँ करने लगता है। तीसरा जो है इनसिक्योरिटी। साइकोलॉजिकल हवाले से हम वैसे ही लोग जो है इनसिक्योर हैं। अगर हमारे सामने कोई अंग्रेज आ जाता है, एक अमेरिकन आ जाता है, तो हम उसके सामने खुद ब खुद दबने लग जाते हैं। हमारा सेल्फ स्टीम लो हो जाता है, हमारी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, हमारी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाती हैं, और इस वजह से हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ बात करने के हम खामोश हो जाते हैं। हमें, हमारे यहाँ लोगों को डर लगता है कि अगर उससे हमने बात की तो हमें अपनी अंदर जो खराबियां हैं, खामियां हैं, वो उसको पता चल जाएंगी। तो हम लोग जो है साइकोलॉजिकल तौर पर जो है वो बिल्कुल दब जाते हैं, और इसी वजह से जो है ये प्रेजुडिज्म और डिस्क्रिमिनेशन का एस्पेक्ट जो है वो साइकोलॉजिकली हमारे अंदर खुद ब खुद आता है। फिर सामने वाला जो अगर ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर की बात करें तो इसमें अगर एक अंग्रेज शख्स है और उसकी अपनी अहमियत का बहुत एहसास है, स्पेशली जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटेन के लोग हैं, वो ज़्यादा उनके अंदर प्रेजुडिज्म और डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है दूसरी कौमों के मुकाबले में। तो वो क्या कहते हैं कि जब वो हमारे यहाँ थे, इन्वेट किया था उन्होंने हमें हमारे यहाँ, तो उन्होंने जो है वो मुसलमानों को, हिंदुओं को दबा के रखा हुआ था। और ये लो सेल्फ स्टीम, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी आपको मुसलमानों में भी नज़र आती थी, फिर हिंदुओं में भी नज़र आती थी। फिर लेकिन कुछ अरसे के बाद ये हुआ कि हिंदुओं ने जो है